मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट ब्रीडिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके मेथड। प्लांट ब्रीडिंग प्राचीन काल से ही मनुष्य जंगली पौधों पर निर्भर रहा है। धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी है और उन्होंने उसके अनुरूप फसल बोना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई है वैसे वैसे उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ना आवश्यक हो गया है। यदि हम जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से यदि हम भोजन का निर्माण नहीं कर पाए तो एक भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, भूखे की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग करके हम उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी कराना ये इसमें निहित है। और इन विधियों का हमें चयन करना, यदि हम इन विधियों का चयन करते हैं तो फसल के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहली जो बात यहां पर आती है कि प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले नील्स एहिल ने 1900 ईस्वी में एकल पादप वर्ण विधि के बारे में बताया। नील्स एहिल ने उसके सहयोगियों ने सिंगल प्लांट सिलेक्शन के बारे में बताया। जैसे कोई प्लांट है और है, यदि हमें पता है कि उसकी वो किस्म ज्यादा उपजाऊ है तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट की विधि को अधिक मात्रा में बोएंगे, जिसके कारण क्या होगा, उन्होंने एकल पादप वर्ण विधि का विकास किया। 1903 में जॉनसन ने शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन का विकास किया, जिसमें हमें बहुत सारी फसलों में यानी उन्नत गुणों में से उस फसल का हमें चयन कर लेना है। तो जॉनसन ने शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत दिया। 1856 में मेंडल ने, ग्रेगर जोहन मेंडल ने वंशागति का सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में इन्होंने उनमें उन्नत गुणों को चुनना, वंशागति के नियम के साथ में हमने संकरण के द्वारा नियमों का विकास किया। अब धीरे धीरे मेंडल के नियम के बाद में जीन, गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं और इस तरह से गुणसूत्रों में परिवर्तन करके हम किसी भी फसल में उत्पादन की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मेंडल के वंशागति के नियम के बाद में जीन अन्योन क्रिया के द्वारा महत्वपूर्ण खोज हुई, जिसमें हमने गुणसूत्रों पे उपस्थित जीन में परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार की फसलों को बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा नई नई किस्म का विकास किया। यदि हम देखे जाएं तो इसके अंदर हमने पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग करके हमारे देश में अविस्मरणीय कार्य किया है, जिसके अंदर हम यदि देखें तो गेहूं की बोनी फसल, गन्ने का नोबलीकरण, संकर मिलेट और कपास की किस्म H4 का हमने क्या विकास किया है। यदि हम पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम फसलों के जीन प्रारूप में जीनोटाइप में परिवर्तित करके और उससे प्राप्त उत्पाद को मानव के लिए अधिक उपयोगी बनाना क्या कहलाता है, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। यानी हम जीनोटाइप के लिए जीन्स हैं और हमें इन जीन में परिवर्तन करके, यानी अच्छे गुणों वाला जीन है वो फसल के अंदर इनबिल्ट कर दिया। अब इससे क्या करना, फसल में यदि हमारी अच्छी वृद्धि होती है और होती है तो वो क्या कहलाता है, वो प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है, पादप प्रजनन कहलाता है। पादप प्रजनन मुख्य रूप से पादप के गुणों में सुधार करना होता है, जिसके कारण उसमें अधिक उपज होगी, उसके फल अच्छा निर्माण होगा, उसमें गुणता अच्छी होगी, यानी वो हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। तो जो हमारे आर्थिक विकास के लिए अधिक लाभदायक होगा, वो जो प्रक्रिया जो हमने अपनाई है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन कहलाती है। यदि मैं पादप प्रजनन के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में यदि मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग के ये उद्देश्य है, इन उद्देश्यों को क्यों हम
प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या उद्देश्य है हमारे, ये उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारे कंप्लीट होने चाहिए। इसमें जो बात करता हूं अधिक उपज, यानी हमें ऐसी परंपरागत जो फसलें हम बो रहे थे, उन फसलों के अलावा हमने जो ऐसी फसलों को बोना, परंपरागत फसलों को छोड़कर हमें नई किस्म की ऐसी फसलों को बोना जो क्या करे, जिससे हमें उत्पादन में बढ़ोतरी हो, जिनसे हमें 20 से 25% तक अधिक उत्पादन मिल सके। यानी हम इन प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा ऐसी फसलों का विकास करें जिससे उत्पादन में क्या हो, बढ़ोतरी हो। इसीलिए हमें क्या करना है, किस प्रकार उसके बीज में परिवर्तन करके, यानी उसके जीन में परिवर्तन करके अधिक मात्रा में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और हम इसे हाई यील्ड उपज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, यदि मैं बात करूं उत्पादन के गुणों में सुधार करना, यदि मैं बात करूं इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अधिक उत्पादन के साथ साथ मैं यदि देखा जाऊं तो उत्पादन के गुणों में सुधार करना। उत्पादन के गुणों में जैसे मान लो, जैसे मीठी मक्का है, यदि उसमें मिठास होगा तो उसमें उपज में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, उसका अधिक तरह से अपने वो मानव के लिए अधिक लाभदायक होगा। दूसरी, कपास में यदि उसका फाइबर जो रेशा है वो अधिक मजबूत होगा तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे, उसका आर्थिक लाभ भी अच्छा होगा। फलों का आकार भी अधिक बड़ा होगा, फलों का आकार अधिक बड़ा होना, फलों में विटामिन है, पोषक है, उनकी भरपूरता होना, ये भी इसमें बात है। दालों में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होना, जैसे हम धीरे धीरे एक ही फसल को लगातार बो रहे हैं तो उसमें जो पाए जाने वाले जो मानव के लिए लाभदायक है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो यदि उन गुणों की मात्रा कम है तो यदि एक कटोरी यदि दाल हम ले रहे हैं, पहले भी एक कटोरी, अब यदि उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है तो वो क्या करेगा, जो बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन है उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार हमें क्या करना, तिलहन में भी सुधार करना, उत्पादन में, यहाँ तिलहन में भी सुधार करना। तिलहन में यदि तिलहन जो तेल वाली फसलें हैं उनको इस तरह से बोए ताकि उसका अधिक उत्पादन और मानव के लिए वो क्या हो, अधिक लाभदायक। कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स का तैयार करना, जिससे बहुत सारी फसल है जिनमें क्या करेंगे, वो कीट्स वगैरह उनको खा जाते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर कम है। हमें ऐसी फसल का करना, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हमें ऐसी फसल या कोई जैसे बीटी कपास है, जीन हमें इंसर्ट करना और करना, उनके द्वारा क्या है, कीट वगैरह है यू क्या करे, एक तो उसको खाए, नंबर 2 फसल के अंदर भी हमें क्या करना है, उसकी प्रतिरोधी किस्म का विकास करना, जिसके कारण हम उसको किसी भी क्षेत्र में बोए और बोए, जिसके कारण उसकी जो प्योरिटी है वो वैसी की वैसी बनी रहे। अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना, अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना, ऐसी किस्में जो क्या करे, किस्मों में जैसे उसको बोए तो वो क्या करे, वेराइटी है, डेवलपमेंट हो, इंक्रीज हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना, हमें उनमें कितना उसको फर्टिलाइजर देना है, इसमें हमें सिंचाई किस प्रकार करना है, यानी उसका हमें करने के बाद में उसका पर्याप्त क्या हो, उत्पादन हो। यदि पर्याप्त उत्पादन हो तो हमारा उद्देश्य है इस अधिक दक्षता वाली किस्मों से इसका पूरा हो जाए। नंबर 1, शीघ्र पकना, ये भी है। कई बार क्या होता है कि जैसे धान और गेहूं में देखा जाए, यदि किसी भी फसल का वो जो टाइम पीरियड है वो अधिक लंबा है और दूसरी फसल का वो बोने का टाइम पीरियड लेट हो जाएगा, तो हमें क्या करना, ऐसी विधियों का प्रयोग करना जिसके क्या करना, जो फसल है वो अपने सही समय पर परिपक्व होगी। जब वो सही समय पर परिपक्व होगी तो उसके कारण क्या होगा, नेक्स्ट फसल जो बोएंगे वो भी अपने सही समय पर परिपक्व होंगे। यानी फसल चक्र जो क्रॉप रोटेशन है वो क्या होगा, वो क्रॉप रोटेशन है वो सही होगा, जिसके कारण किसी भी फसल में परिपक्वन में कोई भी बाधा नहीं आएगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें समकाल पक्वता का इस उद्देश्य को पूरा करना। आगे यदि मैं बात करूं प्रकाश असंवेदीता, प्रकाश असंवेदीता में यदि देखा जाए तो फोटो इंसेंसिटिविटी के अंदर हमें ऐसी फसल उगाना, जैसे कई जगह सूर्य का प्रकाश कम मिलता है,
तो इसी प्रकार हमें क्या करना, यदि हम फसल को किसी क्षेत्र में उगाते हैं और उसको प्रॉपर रूप से प्रकाश नहीं मिलता, तो हमें ऐसे किस्मों का विकास करना कि वो कम प्रकाश में भी क्या करे और अधिक उत्पादन दे। और यदि हम देखें कि वो अधिक उत्पादन है, जैसे लॉन्ग डे प्लांट है, उनको ज्यादा है, और ये हमें किसी क्षेत्र में उसको बोए, यानी भूमि उपजाऊ है और यदि हम उसे बोना है, तो वो क्या करे, प्रकाश के प्रति अहम समय देता है ना। तो इसी प्रकार हमें जलवायु, जिस क्षेत्र की जो जलवायु है उसमें उसके लिए विकास के लिए हमें क्या करना, उपयोगी बनाना उसके लिए। इसके बाद की जो बात आती है यहां पर प्रसुप्ति या डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है कि कई ऐसे फसल है, निंद्रा। डोरमेंसी को यदि मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है निंद्रा, यानी कोई फसल है और उस फसल को निकालने के बाद में यदि उसी फसल को तुरंत ही बोया जाए तो वो फसल दोबारा ग्रो नहीं करेगी। यदि मैं प्रसुप्ति की बात करूं, डोरमेंसी, जैसे बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है, तो ये जो बाजरा, ज्वार, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, गेहूं है, अब इन फसल में यदि देखा जाए, ये फसल मान लो खेत के अंदर है, ग्रो हो रही और बरसात आ गई, तो इनका बीज क्या करेगा, तुरंत ही अंकुरित हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, इस फसल के बीज को क्या करना, डोरमेंसी प्रदान करना, ताकि वो कुछ देर के लिए क्या हो, निंद्रा अवस्था में आ जाए। उसे क्या लाभ होगा, एनाबॉलिक क्रिया बढ़ेगी, उपचय क्रिया बढ़ेगी। नंबर 2, जो बीज डोरमेंसी के अंदर आता है उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या करेगी, वो बंद हो जाएगी, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यानी बीज क्या करेगा, वो ज्यादा ऊर्जा के साथ में वर्क करेगा, और उसके कारण क्या होगा, उसकी जो बीज की जो क्षमता है वो अधिक मात्रा में उसकी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ यदि देखे जो नए ऋतुओं के लिए किस्म का विकास कर, जैसे जैसे नई ऋतु का विकास हो रहा है, उनका विकास करना, ताकि हम क्या करें, जैसे यदि मैं मक्की की बात करूं तो मक्के के अंदर जो मक्का है उस मक्कों को हम 3 ऋतुओं में बो सकते हैं, जैसे गर्मी ऋतु में, सर्दी ऋतु में देखा जाए, रबी की फसल भी, खरीफ में भी, और जायद की फसल में भी। तो ऐसी फसलों का विकास करना, ताकि जिसके कारण क्या हो, चारे वगैरह का और वगैरह का ये भी हमें प्रॉपर मात्रा में मिलता रहे। सूखा एवं लवण रोधिता, ऐसे किस्म हमारे भारत के अंदर काफी सारा ऐसा क्षेत्र है जहां भूमि के अंदर लवण अधिक मात्रा में, उन लवण के कारण वहां फसल का प्रोडक्शन नहीं कर पाते। हमने नई किस्म का उत्पादन किया, एक प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा उस क्षेत्र में हमें बोना है। हमें ऐसी किस्म का विकास करना जो उस सूखे ड्रोट जो रीजन है, जो जहां पर शार्ट है ज्यादा, उस क्षेत्र को वो क्या करे, उस क्षेत्र के अंदर वो फसल क्या करे, ग्रो करे, ताकि इस तरह से हम क्या करें, हमारे देखा जाए तो उस तरह से भूमि की मात्रा कम है, यदि लवणीय क्षेत्र है वो काफी है, तो हम यदि ऐसे फसलों का विकास करेंगे जो इस ड्रोट रीजन के अंदर क्या करे, ग्रो कर सके। इसके बाद की जो बात आती है अविषैले पदार्थों से मुक्ति। बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर टॉक्सिक प्लांट काफी मात्रा में, टॉक्सिक यदि मैं बात करूं इसमें सरसों के अंदर, तो इसमें इरूसिक अम्ल है, वो मानव के लिए हानिकारक होता है। तो हमें ऐसे जीन का निर्माण करना जिसके कारण वो इरूसिक अम्ल बनाने वाला जो जीन है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, और उसकी जगह ऐसा जीन जो क्या हो, लाभकारी सिद्ध हो। तो बहुत सारी फसल ऐसे है जिसे हमें क्या करना, उसकी टॉक्सिसिटी को क्या करना, खत्म करना। इसके बाद में आता है अविसरण, जिसको कहते हैं स्टेरिंग, विसरित न होने वाली किस्मों का विकास। मूंग, उड़द, ये जो फसलें हैं जैसे मूंग, उड़द, सरसों, मूंग है, उड़द है, सरसों है, अब इनमें ये जो अविसरणशील फसल है, यानी यदि मैं ऐसे करूं कि विसरणशील जो फसल है उसके अंदर क्या करूंगा, यदि मैं जीन का म्यूटेशन करूं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और कराऊं, तो क्या होगा कि वो उसकी जो अंश है, वो चाहे उपयोगी अंश है, वो टुकड़ों में टूट सकता है, वो टूट सकता है। अविसरणशील वो क्या है, वो अपने टुकड़ों में नहीं टूट सकते। यानी हमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर करना, ताकि उसकी गुणता उसके अंदर क्या रहे, बरकरार रहे। यदि गुणता उसमें बरकरार रहेगी तो इस फसल को क्या करेगी, काफी उपयोगी रहेगी। प्लांट ब्रीडिंग की कौन कौन सी क्रियाएं हैं, यानी ये स्टेप है, और इन स्टेप में चलकर
एक्टिविटीज के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी उन्नत किस्म को प्राप्त करते हैं। अब हमें किसी उन्नत किस्म को प्राप्त करना है, उसके लिए नंबर 1 जो आता है विविधता का उत्पादन, क्रिएशन ऑफ द वेरिएशन। इसका जो दूसरा स्टेप है वो इसका चेन सिलेक्शन, इसके बाद में एवोल्यूशन मूल्यांकन, इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन। यहां जो आता है विविधता का उत्पादन, उसको हमने यहां 7 भागों में बांटा है। ये जो इसके भाग है, अब यदि इसमें देखा जाए तो पहला जो इसका भाग जो आता है वो आता है ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन होता है। मनुष्य द्वारा जंगली प्रजाति को खेती के लिए उगाना क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। पादप प्रजनन के इतिहास की ये प्रथम अवस्था है ग्रामीण, ये प्रथम अवस्था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसके बाद ही पादप प्रजनन की सभी जो क्रियाएं हैं वो उपलब्ध होती है। यानी ग्रामीण के बाद में जब हम किसी जंगली किस्म को जब हम अपने क्षेत्र में लाके बोते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अब इस स्टेप के बाद में आता है जर्म प्लाज्म का संग्रह, यानी जर्म प्लाज्म का कलेक्शन। यदि हम मैं किसी नींबू के रस की बात करूं या किसी टमाटर के रस की बात करूं, वो जो द्रव उसमें निकलता है वो द्रव उसका जर्म प्लाज्म होता है। जर्म प्लाज्म से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम इसी के द्वारा हम नया प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो जर्म प्लाज्म का संग्रहण का तात्पर्य है कि फसल प्रजाति ये उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित अनुवांशिक द्रव्य पूरे समूह को उस प्रजाति का जन्म द्रव्य कहलाते हैं, जर्म प्लाज्म कहलाता है। तो ये भी इसका स्टेप है, क्योंकि हम जंगली कोई किस्म लाए हैं, मान लो उसका जन्म द्रव्य है, या स्थानीय किस्म के साथ में उसका संकरण करा लो या उसका कलेक्शन करके रखें, ये भी बड़ी बात है। उसका कलेक्शन करके हम अन्य क्षेत्र में जाके उससे भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, विटामिन मिनरल्स के द्वारा प्लांट ग्रो करना। तो ये इसका महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके बाद में आता है पादप पुरुषस्थापन। पादप पुरुषस्थापन प्लांट इंट्रोडक्शन किसी प्रजाति का किस्म का उस स्थान से जहां वह पहले से उपस्थित नहीं है में उगाई जाती है, वो क्या कहलाता है, वो प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि मान लो इस क्षेत्र में यहां वो प्रजाति नहीं है, हम कहीं गए वहां वो प्रजाति अच्छा जो नई प्रजाति है और वो अच्छा उत्पादन दे रही, हम उनसे बीज ले और इस क्षेत्र में हमने लाके उस बीज को बोया। यदि यहाँ का एनवायरमेंट सूटेबल है, एडेप्टेशन उस फसल ने ग्रांट कर ली, तो वो उसका प्रोडक्शन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, पादप पुरुषस्थापन कहलाती है। प्रजनन की एक प्राचीन और आज भी सुनता है, आज भी हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं। हम कहीं भी रिलेटिव वगैरह में रिलेशन में जाते हैं, वहां वो हमें बोलते हैं किस तरह से ये अधिक गुणवत्ता वाला है, फसल है, फल है, कोई चारा है और है, तो हम उन फसल को अपने यहाँ लाके इस तरह से बोना, ये पादप पुरुषस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद में आता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। भिन्न भिन्न गुणों वाले दो अलग अलग एक एक किस्म है, उसके दो भिन्न भिन्न गुणों को हमने क्या किया, बो दिया, और उससे भी हमें नई किस्म प्राप्त हो सकती है, जैसे मेंडल के नियम के द्वारा हुआ, म्यूटेशन के द्वारा, उत्परिवर्तन के द्वारा, जीन म्यूटेशन के द्वारा, हम किसी केमिकल के द्वारा। इसके अलावा हम क्या करें, टेम्परेचर के द्वारा भी म्यूटेशन होता है, एक्सकेनो के द्वारा हम उसी जीन में परिवर्तन करके भी हम फसल के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं म्यूटेशन के द्वारा। पॉलीप्लाइडी, ये केवल फसलों में होती है पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी में जो बात है वो आती है कि किसी स्पीसीज के अंदर कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होना, 2n, गुणसूत्रों की संख्या कायिक भाग में गुणसूत्रों की संख्या या तो अधिक हो जाना या कम हो जाना, क्या कहलाता है, पॉलीप्लाइडी कहलाता है। इसके भाग है न्यूक्लियाइडी, न्यूक्लियाइडी। तो इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं पादप में, जैसे ये बहुगुणिता फसल जो गेहूं की है, ट्रिटिकेल है, इसी प्रकार इन फसलों का उत्पादन भी इसी अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। इसका जो स्टेप है विविधता का उत्पादन, इसमें क्या है कि हम कोई भी जैविक कारक है, सूक्ष्म जीव है, जंतु है, पादप है, उसकी पादप कोशिकाओं में जीनी संरचना में परिवर्तन करके और उसको संरक्षित करके और उसके द्वारा मानव के लिए उपयोगी जो फसल है और है वो बनाना क्या कहलाता है, अनुवांशिक विविधता कहलाता है। इस ग्रामीण के बाद में हम किसी भी स्टेप का हम चयन कर सकते हैं,
किसी एक स्टेप के द्वारा हम क्या करते हैं, फिर उसको उन्नत गुणों को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। यदि मैं चयन के बारे में बात करूं, सिलेक्शन के बारे में बात करूं, तो जो उन्नत किस्मों वाली लाइन है उनको हम छांट कर अलग कर देते हैं। जो अच्छी किस्म है, जो अच्छी किस्म है, जो अधिक उत्पादन दे रही है, जिनके गुण क्या है, गुण क्या है, विग्योर है, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, उसका बीज अच्छा है और है, उसका हम क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। तो चयन करने के बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो बात आती है वो आती है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, जो हमारी जो हमने परंपरागत जो फसल है वो, और एक हमने चयन की है वो फसल, उनके गुणों में देखते हैं कि वो उस क्षेत्र में ग्रो कर सकती है कि नहीं कर सकती। नंबर 2, उसके बीज में कैसा है, उसके बीज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट कितनी है, वो कितने पानी में परिपक्व हो पाती है, उसके फल का आकार कैसा है, उसमें जो विटामिन है वो भरपूर है, वो सुगंधित वाला उसका जो जीन है वो भरपूर है कि नहीं है उसमें। ये सारे मूल्यांकन करके हम क्या करते हैं, उनका फिर हम विकसित लाइनें जो वगैरह है उनको हम क्या करते हैं, इनमें हम 2 से अधिक वर्षों तक फिर उनको क्या करते हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष तक बोते हैं, ताकि उनमें जीन देखते हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं। यदि वो 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार उस फसल को बोया जाता है सीजन के अनुसार, और फिर उसमें उसका हमें मूल्यांकन करना होता है। इसके बाद में गुण, जो उन्नत गुण है उनको ले, ये हमारे देश के लिए लाभ की बात। यदि हमने उन विकसित लाइनों को, अच्छी लाइनों को छांट लिया, विग्योर है, वो किस्म और है, तो हम उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणन करेंगे, और इसके बाद का जो स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, उन्नत गुणों वाली लाइनों को क्या करते हैं, पैकेजिंग करके अलग अलग क्षेत्र में, नॉर्थ में, साउथ में, मिडिल में, इन क्षेत्रों को किसानों के लिए हम बोने के लिए दे देते हैं। और इस प्रकार हम इस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग की इस एक्टिविटी, क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, इन स्टेप के द्वारा हम क्या करते हैं, फसल में गुणों में सुधार। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को आप अपनी कॉपी में लिखा करो, और जो जिसमें कोई मान लो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेज दिया, तो उसके क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करूँगा। और जो मेरा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब